4 अमीर ननद की प्रेगनेंसी में गरीब बहू ने किया माँ जैसा लाड। कम से कम 5 लाख रुपए, उससे नीचे बात नहीं हो सकती है। 5 लाख कम से कम। पंडित जी 4 बेटियों के हाथों पर मेहंदी रचवानी है, एक बेटी पर 5 लाख रुपए दहेज दूंगा तो 20 लाख रुपए सिर्फ दहेज हो जाएंगे। उसके बाद शादी के खर्चे अलग। इससे कम में तो मैं लड़का नहीं ढूंढ पाऊंगा। अशोक और सुमन अपनी 4 बेटियों के रिश्ते के लिए पंडित जी से बातें कर रहे होते हैं। वही अपने कमरे में चारों बहन पंडित जी की सारी बातें सुन रही होती हैं। कमरा। सुना दीदी, पंडित जी कह रहे हैं एक लड़की के शादी में 5 लाख रुपए दहेज। 5 लाख? एक चवन्नी नहीं देने दूंगी दहेज। पंडित जी बहुत देरी से मम्मी पापा को कुछ समझा रहे हैं, कहीं मम्मी पापा शादी के लिए हाँ ना कह दे। चलो उन्हें मना करते हैं और अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता देंगे। चारों बहनें अशोक, सुमन और पंडित जी के पास आती हैं। तो सुमन जी, मैं आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता फाइनल करता हूँ। रुक जाओ मम्मी। कृतिका, हम लोग तो तेरी शादी ही पक्की कर रहे हैं, लड़के की फोटो देखेगी? अगर लड़का दहेज नहीं ले रहा है तो लड़के की फोटो दिखाओ। बेटी, आजकल बिना दहेज के अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं? मिलते हैं पंडित जी, जो लड़की से प्यार करते हैं, ना कि उसके साथ आए दहेज से। सुमन बहन, अपनी बेटियों के लिए लड़के इन्हीं से ढूंढवा लेना। राम राम। इतना कहकर पंडित जी गुस्से में चले जाते हैं। वही सुमन और अशोक अपनी चारों बेटियों के पास आते हैं। ट्विंकल, तुम्हें पंडित जी से इतने उखरे अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। पापा, हमें पता है आपने कितने मुश्किल से हम चारों बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया है। वो तो मैं जानती हूँ। 4 बेटियों पर मेरा एक लड़का है। पहले तुम चारों की पढ़ाई में तुम्हारे पापा ने अपनी आधी जिंदगी लगा दी। अब तुम लोगों की शादी में कम से कम 5 साल लगेंगे और न जाने उसमें कितना खर्च होगा। सुमन हमेशा अपनी चारों बेटियों पर होने वाले खर्चे से डरा करती थी और अब उनकी शादियों में होने वाले खर्चे से सुमन अपनी चारों बेटियों से थोड़ी नाखुश भी हैं। इसलिए चारों बहनें दहेज के खिलाफ हैं। सुमन, मैंने पहले भी कहा है, बच्चियों के सामने ऐसी बात मत किया करो। मेरी बेटियां कोई बोझ नहीं है। ये बात अपनी पढ़ी लिखी चारों बेटियों को समझाओ। हमें क्या समझना है? आज के समय में बिना दहेज के कहाँ अच्छे लड़के मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते? आप लोग ढूंढ गलत जगह रहे हैं। असल में पापा, हम चारों ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और वो लोग दहेज भी नहीं लेंगे। तुम लोगों ने पहले ही लड़के पसंद कर लिए हैं। कहाँ मिली तुम लोग उन लड़कों से? कृतिका और आस्था दीदी कॉलेज ट्रिप में विक्रांत और राहुल से मिली थी और मैं और रागिनी दीदी को हमारे कॉलेज के सुरेश और नागेश पसंद है। अपनी चारों बेटियों के बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर सुमन और अशोक गुस्सा हो जाते हैं। ओह, तो असली बात ये है, चारों मैडम ने पहले ही अपने शहजादे ढूंढ रखे हैं। अभी तो इनकी डिग्रियां और रिजल्ट भी नहीं आए और बॉयफ्रेंड पहले आ गए। वाह। नहीं, हम अपनी चारों बेटियों की लव मैरिज शादी नहीं करवाएंगे। मैं सोच रही थी, मेरी बेटियां बीए कर रही है, पर यहाँ तो कोई और ही पढ़ाई चल रही है। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो लड़के हमें बहुत पसंद करते हैं। पर समाज के लोग पसंद नहीं करेंगे, कभी सोचा है? चारों बेटियों के लव मैरिज करने पर 4 लोग क्या कहेंगे? हमें उन 4 लोगों से कोई मतलब नहीं। हम शादी अपनी पसंद के लड़के से ही करेंगे। विक्रांत और राहुल भाई हैं, मैं और आस्था एक ही घर की बहू बनेंगी और सुरेश नागेश भी भाई हैं, तो रागिनी और ट्विंकल को भी एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। अशोक और सुमन अपनी चारों बेटियों की लव मैरिज शादी तो नहीं करवाना चाहते थे, पर बेटियों की जिद के आगे अशोक और सुमन को झुकना पड़ता है। कृतिका की शादी विक्रांत से और रागिनी की शादी राहुल से एक ही मंडप में होती है। वही दूसरे मंडप में आस्था की शादी सुरेश से और ट्विंकल की शादी नागेश से होती है। चारों बहन हैं, अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। वही अशोक और सुमन को समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। आपको पता है, सुमन जी ने जो शादी करवाई अपनी चारों बेटियों की, वो लव मैरिज थी। हाँ, चारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखा है। मेरी बेटी दिखा रही थी। अरे तभी तो उन्हें इस शादी में नहीं बुलाया है। ठीक ही किया। इसी तरह अशोक और सुमन को कभी कभी रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं। तभी एक दिन इन सभी से परेशान होकर सुमन पंडित जी को घर बुलाती है। अब तो आपकी बेटियों की शादी हो गई, अब मुझे किस लिए बुलाया है? हमारा एक बेटा भी है। बेटियों की शादी में काफी खर्च हुआ है। हमारे बेटे के लिए कोई मोटी दहेज देने वाली फैमिली हो तो बताइए। ऐसी तो एक फैमिली है मेरे नजर में।
सुमन की बातें सुनकर अशोक सुमन से कहता है, नहीं, पहले हमारी बेटियों ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की, पर बिना दहेज की शादी की है। मैं भी अपने बेटे की शादी बिना दहेज लिए करूंगा। अगर आप दहेज नहीं लीजिएगा तो किसी गरीब बाप का भला कर दीजिए। पंडित जी, आप कोई गरीब घर की लड़की बताइए। नहीं नहीं, मुझे तो अमीर घर की बेटी चाहिए। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा राघव सुमन की बात सुनकर सुमन के पास आता है। नहीं माँ, हम लोग भी दहेज नहीं लेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं पैसे कमाकर खरीद नहीं सकता। वाह, ऐसी बात है तो कल ही मेरे बताए पते पर रिश्ता लेकर आ जाइए। अगले दिन सुमन, अशोक और राघव रामलाल के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। हमें आपकी बेटी अंजलि बहुत पसंद आई। मैं तो हमेशा परेशान रहता था कि अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊंगा। आपके फैसले ने तो मेरा बोझ ही उतार दिया। दहेज की लालच में सुमन गरीब घर की अंजलि को अपनी बहू नहीं बनना चाहती थी, पर अशोक और राघव की रजामंदी से राघव की शादी अंजलि से तय हो जाती है और अगले महीने दोनों की शादी भी हो जाती है। तुम बाप बेटों की बेवकूफी की वजह से ये गरीब इस घर की बहू बन रही है। सुमन, दरवाजे पर बहू खड़ी है, पहले गृह प्रवेश करवाओ। अशोक की डांट सुनकर सुमन अंजलि की आरती उतारती है और कलश गिराकर अंजलि गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश करके अपने आप को इस घर की मालकिन मत समझना। माँ, अंजलि अब इस घर की बहू है, अब तो उसकी बेइज्जती मत करो। राघव की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर थोड़ी खुशी आती है, पर सुमन मुंह ऐंठ कर चली जाती है। बहू, तुम अपनी सास की बात का बुरा मत मानना। जाओ, अपने कमरे में आराम करो। अंजलि राघव के साथ अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह अंजलि पहली रसोई के लिए उठती है और तैयार होकर नीचे हॉल में आती है, जहां अंजलि की चारों नंद भी आई हुई थी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? भाभी, मेरे लिए शाही पनीर। अपनी चारों बेटियों से नाराज सुमन ट्विंकल के बीच में बोलने पर और गुस्सा हो जाती है। मुझे नहीं पाता, इन लोगों से ही पूछ ले। बहू, अपनी पसंद से कुछ भी बना ले। अंजलि किचन में जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी सुमन किचन में आती है। हाँ हाँ, देख ले चारों तरफ, पहले तो कभी देखा नहीं होगा। अजीब बात है, मुझसे भी नाराज है, अपनी बेटियों से भी नाराज है। आखिर बात क्या है? क्या सोच रही है? सामान कहाँ रखा है? आटे, दाल, चावल नीचे के रैक में, मसाले ऊपर के डब्बे में। सुमन अंजलि को किचन में रखे सभी सामान दिखा रही थी। वही ट्विंकल ये सारी चीज देख रही होती। शादी के 6 महीने बाद भी मम्मी हमसे नाराज है और इसे एक रात में बात करने लगी। ट्विंकल अपनी गलतफहमी चारों बहनों में भी फैला देती है। वही अंजलि अपनी पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वाह अंजलि, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। भैया ने मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं की और भाभी के खाने की इतनी तारीफ। इसी तरह अंजलि की पहली रसोई पूरी होती है और चारों नंद अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। और अगले दिन सुमन हॉल में लगे झूमर को देख रही होती है। कितना बड़ा और सुंदर झूमर है। अच्छे से देख ले। वैसे भी तेरे मायके में जब कोई सर उठाता होगा तो टूटा हुआ छप्पड़ ही दिखता होगा। हाँ माँ जी, मेरे मायके की छत टूटी हुई है। चल, बातें मत बना, घर में बहुत काम है। रोज सुबह पहले घर की साफ सफाई, फिर किचन, फिर सभी कमरे की सफाई, फिर खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, फिर बाजार जाकर सामान लाना और रात का खाना बनाना। ये सब चीज समय पर पूरी चाहिए। आप परेशान मत होइए, मैं सारे काम कर दूंगी। अंजलि अकेले ही घर के सारे कामों को संभाल लेती है। सुमन के बताए सभी कामों को अंजलि अच्छे से करती है और इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। और एक दिन अशोक को फोन आता है। पापा, मैं और रागिनी प्रेग्नेंट है। वाह बेटी, क्या खुशखबरी दी है। पर पापा, मेरी सास कह रही थी उनके घर में बहू का पहला बच्चा मायके में होता है। तो बेटी, तू और रागिनी कल ही आ जा। अशोक कृतिका और रागिनी की प्रेगनेंसी न्यूज सुनकर बहुत खुश होता है और उनके आने की बात सभी घर वालों को बताता है। शादी से पहले तो कहती थी उनके पति बड़ा प्यार करते हैं। कहाँ गया प्यार? क्यों भेज रहे हैं यहाँ? अरे भाग्यवान, ये उनके घर की परंपरा है। बहू पहली डिलीवरी
ससुराल में करती है। और कौन ख्याल रखेगा उनका? मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना। अपनी प्रेग्नेंट नंदों का ध्यान मैं रखूंगी। अंजलि की बात सुनकर सुमन मुंह बनाकर चली जाती है और कुछ दिन बाद 3 महीने की प्रेग्नेंट कृतिका और रागिनी अपने मायके आती है। आ गई मुझे मामा बनाने वाली बहनें। आ तो गई, पर जोरों की भूख लगी है। माँ के हाथों का शाही पनीर खाने का मन हो रहा है। हाँ तो माँ बना देगी ना। माँ शाही पनीर बना दो आज। आते ही फरमाइश शुरू हो गई। इसीलिए ससुराल वालों ने भगा दिया है। सुमन ना चाहते हुए भी किचन में जाती है, शाही पनीर बनाती है। फिर कृतिका और रागिनी को शाही पनीर परोसती है। मुझे नहीं खाना शाही पनीर। अभी तो तूने मांगा। पर अब शाही पनीर देखकर अजीब लग रहा है। माँ, मटर पनीर बना दो। कृतिका के मूड स्विंग से सुमन गुस्सा हो जाती है। खुद बना ले, मैं नहीं बनाऊंगी। एक बार शाही पनीर चाहिए, एक बार मटर पनीर चाहिए। सुमन गुस्से में शाही पनीर लेकर चली जाती है। अरे माँ तो नाराज होकर चली गई। मुझे तो अभी खट्टी इमली खाने का मन था। रागिनी की बात सुनकर अंजलि चुपचाप किचन में आती है। अच्छा हुआ दाल में डालने वाली इमली बची है। रागिनी को खट्टी इमली दे दूंगी और अपनी बड़ी नंद के लिए मटर पनीर बना देती हूँ। अंजलि मटर पनीर बनाती है और इमली को छिलकर उसमें थोड़े मिर्च मसाले डालकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। कृतिका, तुम्हें मटर पनीर खानी थी ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए मटर पनीर बनाकर लाई हूँ। और रागिनी, तुम्हारे लिए मैं खट्टी इमली लाई हूँ। मुझे नहीं खानी आपकी मटर पनीर। नहीं चाहिए मुझे आपकी खट्टी इमली। कृतिका और रागिनी मुंह में ऐंठ कर अपने कमरे में चली जाएंगी। अंजलि समझ नहीं पाती कि कृतिका और रागिनी उससे क्यों मुंह ऐंठ कर चली गईं। ऐसे ही अगले दिन सभी सोफे पर बैठे होते हैं। पापा, छोटे जीजा जी का फोन आया था। आस्था और ट्विंकल भी प्रेग्नेंट है, आज आ रही है। ये कितनी खुशी की बात है। 4 नंद, वो भी प्रेग्नेंट। इन दोनों पे कम खर्च होने वाले थे कि वो दोनों भी आ रही हैं। घर के सभी लोग आस्था और ट्विंकल के आने का इंतजार कर रहे थे। कभी डोरबेल बजती है। मैं देखती हूँ। अंजलि दरवाजा खोलती है। 2 महीने की प्रेग्नेंट आस्था और ट्विंकल तुरंत घर में घुस जाती हैं। मम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा पूरा ख्याल रखना। मेरा बच्चा मेरे जैसे ही सुंदर होना चाहिए। ये बात अपने ससुराल वालों को कहा होता, वो तुझे ज्यादा अच्छे से रख पाते हैं। माँ जी को तो अपनी बेटियों के प्रेग्नेंट होने की खुशी से भी दुख हो रहा है। कोई माँ ऐसे कैसे हो सकती है? सुमन अपनी बेटियों से सिर्फ इसलिए नाराज थी कि प्रेगनेंसी में उन पर खर्च होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात चारों बहनें सुमन के कमरे में आती हैं। माँ, वो मेरे पास पहनने के लिए नाइटी नहीं है। नाइटी? मेरे पास भी नाइटी नहीं है। माँ, हमारे लिए नाइटी मंगा दो ना। रोज रोज के नखरे नहीं चलेंगे। जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आंखों में आंसू लिए कृतिका वहां से चली जाती है। उसी वक्त दरवाजे के पास खड़ी अंजलि ये सब देख लेती है। माँ जी ने तो छोटी सी चीज के लिए भी मना कर दिया। अंजलि बिना किसी को बताए बाजार जाती है। वो 4 अलग अलग रंगों और डिजाइन की नाइटी खरीदती है। लगता है आप बहुत सोच समझकर खरीद रही हैं। हाँ, ये मेरे लिए नहीं, मेरी 4 नंदों के लिए हैं। अंजलि नाइटी खरीदकर घर चली जाती है और रात में कृतिका कमरे में बैठी अपने पति से बातें कर रही होती है। तभी अंजलि हाथ में पैकेट लेकर अंदर आती है। ये लो। भाभी, ये क्या है? आपके लिए सरप्राइज। ऐसे ही अंजलि एक एक करके सभी नंदों को नाइटी देती है। भाभी, ये तो बहुत प्यारी है। और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। अंजलि फिर कृतिका के कमरे में जाती है और उसे भी नाइटी देती है। भाभी, आपने हमारे बारे में सोचा? हाँ, और एक बात, कल तुम्हारी डॉक्टर से मीटिंग है ना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। अंजलि अपने सभी नंद को नाइटी देकर घर के बचे हुए काम खत्म करके सो जाती है और अगली सुबह चारों नंद तैयार हो रही होती है। चलो दीदी, जल्दी करो, नीचे मम्मी बुला रही होंगी। कृतिका बिस्तर से उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है, उसका पैर थोड़ा सा मुड़ जाता है। अरे ओह! वो लड़खड़ाकर बिस्तर के किनारे बैठ जाती है। रागिनी भी संतुलन खो देती है और दीवार का सहारा ले लेती है। दीदी, ठीक तो हो? शायद ये हील्स की वजह से हुआ। दरवाजे पर खड़ी अंजलि ये सब देख लेती है। हील्स पहनकर रोज गिरने का डर रहता है। अगर स्ट्रेट चप्पल पहनेंगी तो ना पैर मुड़ेगा ना चोट लगेगी। अंजलि बिना किसी को बताए बाजार जाती है
और चारों नंदों के साइज की स्ट्रेट चप्पल खरीदती है और वापस आकर गार्डन में खड़ी चारों नंद के पास जाती है। ये लो, आज से हील्स बिल्कुल नहीं पहनना। इतना कहकर अंजलि चारों को स्ट्रेट चप्पल देती है। आप चारों अपनी अपनी चप्पल को एक बार पहनिए तो। अंजलि के कहने पर चारों नंद चप्पल पहनती है। भाभी, ये तो बहुत आरामदायक है। अब गिरने का डर भी नहीं रहेगा। थैंक यू भाभी। ये सब बाद में, पहले चलो खाना खाने। गर्भवती महिलाओं को भूखा नहीं रहना चाहिए। अंजलि, कृतिका, रागिनी, आस्था और ट्विंकल को उनकी पसंद का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी खाना शुरू करती हैं कि तभी कृतिका को उल्टी हो जाती है। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? भाभी, वो जी मिचला रहा था और इसी वजह से उल्टी हो गई। जब तुझे पता था कि तेरा जी मचला रहा है और तुझे उल्टी हो सकती है, तो तू उठकर यहाँ से चली क्यों नहीं गई? तेरी वजह से अब तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? प्रेगनेंसी में तो ये सब होता रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं कर रही ये सब। साफ जिसे करना है वो करे। इतना कहकर सुमन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं साफ कर देता हूँ। आप जाइए, सोफे पर बैठिए और आराम कीजिए। सच में भाभी, आप बहुत ज्यादा अच्छी है। एक तरफ जहाँ माँ भी हमें इस हालत में छोड़कर चली गई, वहाँ आपने हमारा साथ दिया। ठीक है। इसके बाद चारों नंद वहाँ से चली जाती है और अंजलि पूरा डाइनिंग टेबल साफ करती है। अंजलि को सफाई करते हुए कृतिका अपने कमरे से देख रही होती है। इसी तरह चारों की डिलीवरी डेट आ जाती है। हे भगवान, बस अब अच्छे से हो जाए। खुशखबरी है, आपकी 2 नंदों को बेटा और 2 नंदों को बेटी हुई है। पूरे परिवार में खुशी और उमंग भर जाता है। अशोक और राघव सभी को मिठाइयाँ बांटते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चारों नंदों को एक रूम में कर देता है। अरे मेरे नाती, और ये मेरी नतनी। सुमन बच्चों को उठाने आगे बढ़ती है, तभी कृतिका सुमन को रोक देती है। रुको माँ, पहले बच्चों को। तुम नहीं, भाभी उठाएंगी। कृतिका, ये क्या कह रही हो तुम? क्या गलत कहा भाभी हमने? हमारी माँ होते हुए भी हमें भाभी से माँ जैसा लाड मिला। मैंने तेरे बच्चों के लिए नाम सोचे हैं, वो तो सुन ले। नहीं माँ, बच्चों के नाम वही होंगे जो भाभी रखेगी। हमने यह बात अपने ससुराल में भी बता दी है। सुमन का उदास चेहरा देख अंजलि कृतिका के बेटे को उठाती है और सुमन के गोद में पकड़ा देती है। माँ जी, आप अपने नाती को लीजिए, इसे बकबक करने दीजिए। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर आज तूने ही मेरे उखड़ेपन से नाराज मेरी बेटियों को मुझसे मिलाया है। चारों बेटियां अपनी नाराजगी छोड़ देती है और सुमन चारों बेटियों के बच्चों को एक एक करके गोद उठाती है और सबको नाम देती है।